गोला गोला। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू दी सेशन। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। वेलकम बैक टू द क्लास। 3 दिन 3 बरस की बराबर होते हैं। कब? जब हमारी क्लास नहीं होती है। तो आज का दिन त्योहार क्यों? क्योंकि आज हमारी क्लास। तो वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। कैसे हो आप सभी लोग? आइए आज हम इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हाउ इज इट गोइंग गाइस? पेपर कितने लोगों ने सॉल्व करा? कैसा लगा पेपर? ब्रह्मास्त्र पेपर नंबर 1, ब्रह्मास्त्र पेपर नंबर 1 आपको मिल चुका था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट पेपर? पेपर सॉल्व करने के बाद कैसा लगा? मजा आया, नहीं आया, क्या हुआ, सारी चीज बताओ यार। उल्लू जरा, ठीक है, बढ़िया। Hi everyone, am I audible and visible to you guys? यार मेरा गला नहीं सही हो पा रहा। मैंने सोचा था 3 दिन क्लास नहीं है, 3 दिन में मेरा गला ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 3 दिन जितना क्लास में नहीं बोलना पड़ा था उससे ज़्यादा बोलना पड़ा। तो बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि हमने आपके इतने सारे सरप्राइज लाए। अब मुझे तुम एक एक से बताओ, क्या आपको 11th-12th की टीम में मजा आया? बताओ, मजा आया? क्या आपको नया ऑफिस हमारा अच्छा लगा? मतलब 3 दिन में कितना कुछ हो गया है ना। क्या आपको टेस्ट पेपर अच्छा लगा ब्रह्मास्त्र का? एसएसटी नहीं आई, बाकी साइंस और मैथ्स बन गया। देखो सारे पेपर सॉल्व करते चलना। आप सारे बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके आंसर की बना लेंगे और आंसर की बना के विल सेंड इट टू यू। ठीक है, मतलब अपलोड करेंगे आंसर की, तो उस आंसर की से फिर मैच करना। जैसे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम होती है ना, उसी पैटर्न में आंसर की बनाएंगे कि ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन में ये पॉइंट होना चाहिए थे और इस पॉइंट के इतने नंबर मिलेंगे। ऐसा मैं पढ़ा दूं 11th-12th में? क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें? मतलब वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर एज योर मेंटर्स। ठीक है, हम आपके, जैसे मैंने क्या बोला, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, जहां तुम्हें जरूरत महसूस होगी वहां हम खड़े मिलेंगे। तो उस चीज में निश्चिंत रहो यार। ठीक है, उस चीज में निश्चिंत रहो। वी आर गोइंग टू बी देयर। हम हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नोट्स नहीं मिले हैं, आज मिल जाएंगे, चिंता ना करो। ऑफिस वाओ, ऑफिस वाओ। रोहित राज, हेल्थ ऑफ माय थ्रोट। ठीक है, थ्रोट का हेल्थ जो बढ़िया नहीं है, पर ठीक हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज में, ह्यूमैनिटीज पूरी पढ़ा दूं? ह्यूमैनिटीज में देखो, ह्यूमैनिटीज यार, ह्यूमैनिटीज अपने आप में क्या बहुत वास्ट है। उसमें आप देखोगे तो अभी तो कोई बच्चा बोलेगा सर सोशियोलॉजी, कोई बोलेगा साइकोलॉजी, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, तो लीगल स्टडीज पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, पढ़ा दो। तो अभी तो उसमें सब्जेक्ट्स के जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी अपने आप में बहुत सारे बन सकते हैं। तो स्लोली ग्रेजुअली जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो करते चलेंगे, चिंता नहीं। ठीक है, चलिए सारे बच्चे आ गए। रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है कनिष्क? कौन से क्वेश्चन तुम्हें गलत लगा? ठीक है, चलो। तो जो सब कुछ तुम्हारे ही बेटा, ऑफिस और सारी चीजें सब। देख, एक बच्चों को एक बार नहीं मिल रहे हैं, खुशी बोल रही है कि मेरे साथ 2 बार ब्रह्मास्त्र आ गया। तो
2 बार जो ब्रह्मास्त्र आया तो उसको ब्लैक में मत भेज देना तुम, 2 बार कैसे आ सकता है, हो ही नहीं सकता। टेस्ट वॉज नॉट विजिबल, पीडीएफ दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करा, स्टोरीज लगाई, वो भी देख लिया हमने। ठीक है, जिनके ब्रह्मास्त्र नहीं आए तो आप लोगों ने फॉर्म लेट फिल किया होगा, तो अब तो जैसे अपन ने ब्रह्मास्त्र बंद कर दिए हैं, मतलब बंद कर दिए इन द सेंस कि अब आगे जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं अब हमें, तो क्योंकि अब टेस्ट शुरू हो गए, ब्रह्मास्त्र उनके पास तब पहुंचेगा जब तक टेस्ट खत्म ही हो जाएंगे, तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए इट्स बेटर कि हम क्या करें, अब वो करते हैं, क्या बोलते हैं कि अब जो जिन बच्चों तक पहुंच गया है, जिन बच्चों ने पहले एनरोल कर लिया तो उनको भी पहुंचेगा, ठीक है। तो उनमें आप अपने टेस्ट सॉल्व करना, अभी के लिए जिनके पास नहीं पहुंचा पेपर में लिख लो, ठीक है, आंसर की से मैच करना आंसर्स, वो जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आज की कहानी आगे बढ़ाई जाए, ठीक है। तो मैंने चैट बंद कर दी, अभी चैट बंद कर दी मैंने, चैट बंद करके अब अपन पढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो अपने पास में आज जो वो क्या है, मेरा अस्त्र शस्त्र, टक टक मशीन, ये है टक टक यंत्र, ये टक टक यंत्र से ऐसे दबाते हैं तो फिर चैप्टर आ जाता है। फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग चैप्टर अपन ने पढ़ा था, प्यार से पावर शेयरिंग चैप्टर अपन ने पढ़ा था, और इस पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में अपन ने क्या किया, इस पावर शेयरिंग वाले चैप्टर इस पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में अपन ने ये देखा क्या कि पावर जो शेयर की जाती है, तो वो पावर शेयर जो की जाती है, तो उस पावर शेयरिंग में आपको क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करना होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करना होती है। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, आपने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी, स्टेट गवर्नमेंट से लेके आपने पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो ये क्या है ना, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, और इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को आप क्या कहते हो, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को ठीक है, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को आप क्या कहते हैं, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को आप कहते हैं फेडरलिज्म। बेसिकली ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो चैट लॉक है अभी तुम लोगों की, तो अभी चैट कर नहीं पाओगे तुम लोग। आगे बढ़े, आगे सारे बच्चे आ गए, ठीक है। अब मैं जब पढ़ा दूंगा, जब डाउट पूछूंगा ना, तब चैट खोलूंगा बाबू, ठीक। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म बेसिकली क्या है देखो, तो हम इस चैप्टर में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, फेडरलिज्म के फीचर्स, फेडरलिज्म के टाइप, एक चीज तो ये पढ़ने वाले हैं, हाँ तुम ये कर लो पहले। हम फेडरलिज्म चैप्टर के क्या हो गया इसको, जा क्यों नहीं पा रहा, ये गया। मैंने बताया ना तुम्हें, 2 लोग आते हैं तो मेरी सारा सामान खराब करते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में हम ओवरव्यू अगर ले, सारे बच्चे आगे शुरू करते हैं अच्छे से। तो ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर आपको क्या बताएगा, ये पूरा चैप्टर, इस चैप्टर में सबसे पहले आप फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि है क्या, पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में फीचर देखो कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, दिखती बात है ना। अगर मैं बोलूंगा आई एम ए टीचर, तो टीचर के क्या है फीचर, तो टीचर के ये है फीचर कि टीचर क्या होता है, सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है, टीचर एक अच्छा प्रवक्ता होता है, ठीक है, एक टीचर को बोलते आता है कि कैसे चीजें बोलना है, तो ये टीचर के फीचर है। वैसे ही क्या है, अपन फेडरलिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म के कौन कौन से प्रकार है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अपने को समझ में आता है कि फेडरलिज्म, तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो अगर हमें फेडरलिज्म के फीचर समझ में आ गए ना, तो हमें बस वो फीचर ये देखना है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं एक टीचर हूं, और तुम्हें पता है कि एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, एक टीचर के पास में कंटेंट की नॉलेज होना चाहिए, उसको डिलीवर करने का स्टाइल होना चाहिए, तो तुम चेक करोगे क्या मेरे पास कंटेंट की नॉलेज है, स्टेप 1 चेक। तुम ये देखोगे क्या मेरे पास बोलने का तरीका है, स्टेप 2 चेक। तो टीचर के फीचर देख के आपने बोल दिया यस आई एम ऑल्सो अ टीचर, ठीक है, आपने ये वेरीफाई कर दिया, टीचर वेरीफाइड, स्टूडेंट वेरीफाइड टीचर। तो केस क्या है वही, अगर आपको फेडरलिज्म के फीचर एक बार समझ में आ गए, तो आप उसी से जान सकते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो व्हाट मेक्स इट सो, तो विल लुक थ्रू द फीचर्स।
अगली चीज, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? तो इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पॉलिसी के थ्रू, लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू, इंटर स्टेट रिलेशंस के थ्रू। ये क्या है, जब अपन टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन फ्लो समझो कि पहले अपन ने फेडरलिज्म समझा, फिर देखा इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं है, इज इंडिया फेडरल कंट्री और नॉट, तो फेडरलिज्म है। अब गाड़ी चलाते आने के बारे में पढ़ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब उसके लिए टेस्ट देना, ड्राइविंग टेस्ट, और एक्चुअल में ड्राइविंग करते आना, दो अलग अलग चीज है। तो इंडिया थ्योरेटिकली तो फेडरल कंट्री है, लेकिन हम इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस अपने अलग यूनिक स्टाइल में करते हैं। तो वो अलग यूनिक स्टाइल क्या है, हम कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, वो वाला पार्ट। और लास्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो। तो लोकल गवर्नमेंट को पावर इंडिया में दी गई है, जी हाँ दी गई है। कैसे दी गई है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या थी, हमने हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन में, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इनका स्ट्रक्चर, और इस डिसेंट्रलाइजेशन के सामने चैलेंज क्या है। अब ये जो एक स्लाइड आपने यहां देखी, ये एक स्लाइड चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद फिर देखना, और फिर आपको एक एक टॉपिक से पूरा चैप्टर याद हो जाएगा कि अच्छा चैप्टर का फ्लो ये है। समझ गए, समझ गए ना? कांटा गड़ गया पैर में, बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी क्या है, फेडरलिज्म। सबसे पहले अपन जैसे फेडरलिज्म के कह सकते हैं स्ट्रक्चर से समझना शुरू करते हैं। तो फेडरलिज्म बेसिकली वही जो पावर शेयरिंग का मैंने आपको सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बताया था कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है, मतलब सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर दो दो प्रकार की गवर्नमेंट आती है। तो आप पावर को ऐसे शेयर कर रहे हो कंट्री में वर्टिकल लेवल पे, वो होता है फेडरलिज्म। ठीक है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। तो उस हिसाब से क्या है कि आपको ये चीज समझना होगी। ठीक है, रिएक्शंस बंद है ना बाबू, बंद है, रिएक्शंस बंद है, फिर कहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम्हें रिएक्शंस। तो अब आपको ये चीज समझना होगी बहुत अच्छे से कि अगर आप फेडरलिज्म को समझ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरलिज्म अगर समझ में आ गया तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो फेडरलिज्म का अपोजिट है, कि जहां पावर शेयर नहीं हो रही है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट में आपको दो ही चीज बताई गई है। चैप्टर शुरू होता है और चैप्टर शुरू ऐसे होता है कि एक चीज होती है कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है और उस, जैसे कंट्री है तो कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई मान लो। ठीक है, नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है। अब ये सेंट्रल अथॉरिटी अपने जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जैसे इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 28 स्टेट्स, 28 राज्यों से मिलके बना है, 28 राज्यों से मिलके बना है भारत देश। तो ये क्या हो गया, 28 स्टेट्स जो हैं, 28 स्टेट जो है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है और सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो है, इनके बीच में पावर शेयर करती है। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म हो गया बेसिकली, कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, ये फेडरलिज्म हो गया। दूसरा क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसी के अपोजिट अगर आप देखोगे, यूनिटरी गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंपल चीज बताई गई है कि आइदर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट। तो पावर दी नहीं गई, उन्हें अपना सबऑर्डिनेट बना के रखा गया है, या फिर एक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ही है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है अगर, तो ये क्या कहलाएगा, अगर एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाएगी ये चीज। गॉट इट? अब बताओ मुझे जरा तेजी से। तो आर यू गाइस एबल टू गेट द थिंग्स कि क्या फेडरलिज्म है और क्या यूनिटरी गवर्नमेंट है? एक बार चैट में बताएंगे यस और नो में, तेजी से मैं देख रहा हूं चैट, एक बार यस और नो में बताएंगे। ठीक है, बढ़िया। गुड गुड, यस लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। मुझे ना एक टेक टीम को एक वो देना है ऑब्जर्वेशन, तो वो एक बार दे देने दो। दिस इज नॉट येट सॉल्व्ड।
if you can see it is logged, but still people are able to send the text. चलो, तो either one level of, ये दोनों समझ में आ गया, ये तो इजी है, बढ़िया, इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है? सिंपल चीज है, आपको यह समझ में आ गया कि एक कार है। अब कार के फीचर क्या है? तो कार के 4 पहिए होते हैं, कार में एक स्टीयरिंग होता है, कार में पिप 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 हॉर्न होती है, कार में 2 लाइट होती है। तो ये कार के फीचर हो गए, ठीक है। कार के अंदर एक सीट होती है, कार के अंदर एयरबैग्स भी होना चाहिए जो हमें बचाए। तो ये क्या हो गया? ये कार के फीचर हो गए ना। तो वैसे आपने देख लिया फेडरलिज्म एक सिस्टम जहां पे पावर इज डिवाइडेड अमंग सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब और क्या क्या चीजें जो आपको फेडरलिज्म देखने को मिलती है, तो अब एक एक करके सारे फीचर समझते हैं। देखो, तो पहली चीज तो क्या है? 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है एक फेडरलिज्म के अंदर। आपको क्या देखने को मिलता है? अच्छा, फीचर पे जाने से पहले एक चीज, अरे मेरा मीम सारे रिवील हो गए, नीचे दिया कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। फेडरलिज्म के टाइप बाद में समझेंगे अपन, ठीक है। जो चैप्टर में फ्लो में टाइप है वो टाइप बाद में समझेंगे, ठीक है। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, उसके पहले ये समझ लो। तो फेडरलिज्म के फीचर्स अगर बात करें तो 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कम से कम 2 होना चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हो कि पावर शेयर करते हैं सर हम, लेकिन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही है और हम फेडरलिज्म है, तो ये तो चाइना वाली बात हो गई। समझ में आ रहा है ना? क्या कि इलेक्शन तो होते हैं सर, लेकिन पार्टी एक ही रहती है, ठीक है। तो वही पार्टी लड़ती है, वही पार्टी जीतती है, फिर काहे की इलेक्शन? तो वैसे ही अगर आपको फेडरलिज्म, अपनी कंट्री को फेडरल कंट्री बोलना है, तो आपके पास एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। अब क्या हो गया? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दी और स्टेट गवर्नमेंट भी बना दी। अब इससे होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूं, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हम सबसे मिलके तो तुम बनी हो, हम इंपॉर्टेंट है। तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है अगर ये क्लियर ना हो कि कौन क्या करेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो आपने बना दी, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। तो वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की लेकिन पावर जो है ना वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब देखो सिंपल चीज है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गोइंग टू गवर्न द सेम सिटीजन। अगर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मध्य प्रदेश में मैं रहता हूं तो मेरे ऊपर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी रूल करेगी, और वही मुझे जब पासपोर्ट बनाना होगा तो मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मुझे क्या मिलेगा? पासपोर्ट मिलेगा। तो एक ही व्यक्ति है, मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, मेरे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, लेकिन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट मेरे किस चीज को गवर्न करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है, ताकि जो आपने पावर शेयर करी है ना वो पावर शेयरिंग प्रॉपर हो। तो क्या है कि ईच टियर इज गोइंग टू गवर्न द सेम सिटीजंस, लोग वही रहेंगे, लेकिन ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, की सबका अपना अपना क्षेत्र होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और लोकल गवर्नमेंट क्या काम करेगी। समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? अब देखो सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं कि आपने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाना है, बना दी सर, लेकिन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपस में लड़ बैठेगी, तो उसके लिए उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई करना होगा। अब आपने मुंह से बोल दिया कि भाई भाई तुम इस पे रूल कर लेना, तुम इस पे रूल कर लेना, लेकिन मुंह से बोला जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो इसके लिए क्या है, जुरिस्डिक्शन बनाने के साथ साथ, जुरिस्डिक्शन बनाने के साथ साथ आपको क्या करना होगा कि ये जो जुरिस्डिक्शन आप बनाओगे, तो दिस जुरिस्डिक्शन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इस जुरिस्डिक्शन को आपको संविधान के हिसाब से क्या करना होगा? गारंटीड रखना होगा, ठीक है। संविधान के हिसाब से गारंटीड कैसे रखना होगा कि संविधान के हिसाब से गारंटीड रखना होगा कि वॉट एवर द पावर यू आर डिवाइडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर, स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर, तो उस पावर को आपको लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, ठीक है। तो तीनों आपस में कनेक्टेड है ना कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाओ, बना दी, लड़ गए तो कहानी सुनना, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, पहला फीचर हो गया। आपस में लड़ बैठे तो इसके लिए क्या करना है कि उनके जुरिस्डिक्शन को अलग करना, ठीक है। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन जो है तो वो अलग अलग होना चाहिए। ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, सबके जुरिस्डिक्शन अलग अलग होना चाहिए। इनकेस अगर क्या होता है कि ये जुरिस्डिक्शन जो बनाया है आपने, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है तो लड़ेंगे आपस में फिर। तो इसके लिए वो जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए, कि संविधान में आपने लिख दिया
कि इनकी पावर ये है, इनकी पावर ये है। इसके बाद में चौथा फीचर इसी में से निकल के आएगा। लिख दिया तो क्या हुआ सर, मोदी जी मिटा के लिख देंगे कि सारी पावर मेरे पास। अगर ऐसा कर दिया तो इसके लिए कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी उस पावर को एक तरफा ना बदल सके। ये चौथा फीचर है। चौथा फीचर उसी में से निकल के आया कि जो आपने लिख दिया है ना पावर, वो जो फंडामेंटल प्रोविजंस आपने लिख दिए हैं, ठीक है, तो द फंडामेंटल प्रोविजंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली बाय वन लेवल। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं बदल सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर अगर बदलना है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा। एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट मैनिपुलेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी होगा। तो फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल डिस्प्यूट। अब मान लो पूरी कहानी चल रही है, देखो सारे फीचर्स में एक बार में याद कराऊंगा यही क्लास में, कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, बना दी, लड़ लिए तो उनकी जुरिस्डिक्शन अलग करो, कर दिया, लेकिन जुरिस्डिक्शन को पावर भी तो मिलना चाहिए कि आप, जुरिस्डिक्शन मतलब द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कि कौन किस क्षेत्र में काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी लॉज, स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी लॉज। तो आपने जुरिस्डिक्शन लिख दी है, लेकिन वो जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए ताकि लोगों की श्योरिटी रहे। चलो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड भी कर दिए, लेकिन अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड करने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की पावर बदल दी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो जो फंडामेंटल प्रोविजन है उनको वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलैटरली अपने हिसाब से एक तरफा चेंज नहीं कर सकती है। गुड सर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लड़ लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो हर फीचर और हर फीचर में लूप होल, और उस लूप होल का सोल्यूशन अगला फीचर है। अगर मान लो इनकेस लड़ लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो कोर्ट्स जो होंगे, कोर्ट्स अंपायर का काम करेंगे, ठीक है। कोर्ट्स विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दी डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए अगर लड़ाई हो गई तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में कोर्ट्स जो है इंटरमीडिएट लेवल पे रोल प्ले करेंगे, ठीक है। कोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। कोर्ट्स विल हैव द पावर टू सेटल दी डिस्प्यूट, ठीक है, ये भी बढ़िया है, कोर्ट्स के पास में पावर होगी टू सेटल दी डिस्प्यूट। अब क्या है, देखो भाई साहब, कि अगर आपको देश चलाना है तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर सेटल कर दी है, जुरिस्डिक्शन बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कर दिए, और उसके साथ साथ ये भी बोल दिया कि एक तरफा बदल नहीं सकते हैं, सारे फीचर बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मान लो उसमें भी लड़ाई होगी तो कोर्ट्स डिस्प्यूट सेटल करेंगे, लेकिन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए लगेगा पैसा, ठीक है, रेवेन्यू। तो वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कौन कहां से पैसा लेगा, वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो एक फीचर जो होता है, छठवां फीचर, कि बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से अपना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा, ताकि वो अपना लेवल ऑफ गवर्नमेंट सही तरह से चला सके, ऑपरेट कर सके, ठीक है। बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव देयर ओन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, और वो जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजंस आप बदल नहीं सकते हो। अगर मान लो इसके इन केस में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट सेटल करेंगे, और उस पूरे देश को, मतलब अपने लेवल को चलाने के लिए उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 फीचर तो एक सूत्र में बांध दिया आपने, एक कहानी में चल गया आपके। 7वां फीचर आपको याद रखना है बस, कि फेडरलिज्म के 2 फायदे हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ जाता है, छोटा क्वेश्चन, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। तो 2 फायदे ये है कि वो सेफगार्ड करता है और प्रमोट करता है यूनिटी को। मतलब ऐसा है ना कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी है, तो उससे दोनों गवर्नमेंट अपने आप को सशक्त महसूस करेगी कि यार अपन दोनों एक साथ रहे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट दोनों क्या करेगी, अपने आप को सेफगार्ड, मतलब यूनिफाइड पाएगी कि आपने दोनों को पावर दी है, ठीक है। तो उससे दोनों, दिखती बात यार, देखो सिंपल चीज है क्या, कि अगर मैं किसी के साथ में बिजनेस कर रहा हूं, मैंने उसको भी पावर दी है, तो वो भी ये फील करेगा कि यार हम दोनों एक ही तो हैं, क्योंकि जितना मेरा बिजनेस है उतना ही उसका बिजनेस है। हम दोनों ने साथ में क्या करा है, दोस्ती कर ली, हम दोनों यूनिफाई होते चले आएंगे और यूनिटी आएगी हमारे बीच, ठीक है। सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, डुअल ऑब्जेक्टिव में। अगला क्या है, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। फेडरलिज्म जो है, तो फेडरलिज्म से क्या होता है, रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होती है। रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होने का मतलब ये है कि आपने जब नेशनल लेवल पे पावर रखी अपने पास, और आपने क्या करा, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है,
साउथ इंडिया में नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। साउथ इंडियन स्टेट को अगर आप क्या दोगे, साउथ इंडियन स्टेट को अगर आप पावर नहीं दोगे तो वो तो ये बोलेंगे ना कि यार हम अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम अलग देश बना दो। यही सिन्हालास के केस में हुआ था और तमिल्स के केस में, कि तमिल्स को ऐसा लगा जब हम अलग हैं इनसे और ये हमें पावर नहीं दे रहे तो हमें अलग देश ही बना दो ना, क्यों रहना तुम्हारे साथ, सिंपल। लेकिन अगर आप पावर शेयर करोगे ना, किस तरह से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जब आप फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करोगे तो आप जो रीजनल डाइवर्सिटी है ना, जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग लोग हैं, वो एक साथ क्यों रहे, क्योंकि उनको सबको पावर मिली है। अगर वो अलग अलग लोगों को आपने पावर नहीं तो अलग ही रहना पसंद करेंगे ना, तो वो यूनिटी को अकोमोडेट करता है। ठीक है, फेडरलिज्म के दो फायदे हैं कि एक पॉइंट पे आपकी यूनिटी भी मजबूत रखेगा फेडरलिज्म, दूसरे टाइम पे आपकी रीजनल डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग लोग जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन्स एंड प्रमोट यूनिटी, ये दो फायदे हैं। बताओ, नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, बढ़िया, यस और नो तो बता दो। ओके, यस आ गए। अब अपन ने सातों फीचर डुअल ऑब्जेक्टिव वाले में किसी किसी को डाउट है, ठीक है, एक बार फिर से पूरे बता दे रहा हूं ना बाबू, तुम तो प्यारे बच्चे हो, ठीक है, तुम तो प्यारे बच्चे हो। क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, एक बार पूरा बचा दे रहा हूं। देखो क्या है, फेडरलिज्म पढ़ लिया, फेडरलिज्म को कंट्रास्ट करके देख लिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में, दोनों अलग अलग होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, तो ये फीचर्स पे ही पूरा खेम है, क्योंकि फीचर्स से मैं आपको बता दूंगा इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो फेडरलिज्म के फीचर अपन ने देखा कि 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट 2 है, कौन किसको रूल करेगा, लेकिन तो दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस बट देयर एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन शुड बी स्पेसिफाइड, एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन दोनों के अलग अलग होना चाहिए, और ये एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए, तीसरा फीचर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बदल के पावर ही बदल दे, वो फंडामेंटल प्रोविजन जो है पावर शेयरिंग के वो यूनिलैटरली चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कलावा है ना, ये हमारे ऑफिस में कल पूजा करी हवन तो उसका है। ठीक, तो अब जैसे अगर हम देखें तो फंडामेंटल प्रोविजंस को यू कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल। ठीक, तो फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल। अब ये फंडामेंटल प्रोविजंस बदलने की पावर किसके पास रहती है, तो कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। अगर मान लो कि फंडामेंटल प्रोविजंस बदल रहे हैं और कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट्स के पास में फाइनल पावर होगी कि इनकी लड़ाई सुलझा दूं मैं, कोर्ट्स हैव द फाइनल पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए रेवेन्यू लगता है, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसके कहां से पैसे आएंगे। और लास्ट अलग फीचर जो है डुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब दो फीचर होते हैं फेडरलिज्म के, फेडरलिज्म के दो फीचर ये कहते हैं कि फेडरलिज्म से आपकी क्या होगी, आपकी फेडरलिज्म विल सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, आपकी यूनिटी सशक्त होगी फेडरलिज्म से। और दूसरी चीज जो है फेडरलिज्म से क्या होगा, रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होगी। ठीक है, जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं वो एक साथ रह पाएंगे फेडरलिज्म की मदद से। ठीक है, फेडरलिज्म क्या करेगा, फेडरलिज्म विल अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, फेडरलिज्म विल अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फाइन, ये हो गया कि आप अलग अलग लोगों को एक साथ रख पाएंगे क्योंकि आप पावर दोगे उन्हें, और जब सबको पावर दोगे तो सब यूनिफाइड महसूस करेंगे, वो चीज है। ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो देखो कुछ नहीं करना है, फेडरलिज्म के फीचर दिमाग में है तो इसका आंसर मिल जाएगा तुम्हें। और एक और चीज बता रहा हूं मैं, क्या बताया था मैंने तुम्हें कि अभय बैच की एक एक क्लास का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि टॉपिक और उस पर क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन के आंसर एकदम क्रिस्प नोट्स में। तो अब व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आपके पास ये ध्यान रखना है
इसको रिकॉल करा कि पूरा फेडरलिज्म के फीचर ध्यान हो जाना चाहिए। तो वैसे मैंने सिंपल कीवर्ड देते चल रहा हूं, रस्सी का सांप आप बना दो, 2 लेवल्स लिखा है मैंने यहां, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन अ फेडरल कंट्री मतलब जैसे फर्स्ट फीचर, इन अ फेडरल कंट्री देयर आर 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दैट मींस 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका एक पॉइंट बन गया आंसर में, बन गया, ठीक है, मैंने आपको कीवर्ड दे दिया ऐसे। अब व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को सीधा यहां पे रेप्लिकेट कर दो, जैसे कि क्या 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, हाँ जी है, तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो पहला पॉइंट ही आ जाएगा कि इंडिया में आपको यूनियन, स्टेट और थर्ड टियर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, तो इंडिया ओरिजिनली फेडरल कंट्री था। लेटर और हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया, जो है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, जिसके बारे में चैप्टर में आखिरी में पढ़ेंगे। तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है ना, ये पहली चीज हो गई, इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। दूसरी चीज क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो आपको क्या देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से क्या तात्पर्य मेरा, कि कंट्री के अंदर क्या है ना, हर टियर का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। दूसरा फीचर, तो हमारी कंट्री में भी क्या है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर है, और इस पावर को हमने क्या करा है, 3 लिस्ट में बांट दिया है। जैसे एक यूनियन लिस्ट बनाई जिसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे जो नेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। अब करेंसी पूरी कंट्री में एक जैसी चाहिए रहेगी ना आपको, तो जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं उन पे लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई किया, तो यूनियन लिस्ट में वो सारे इश्यूज आएंगे जिसपे लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो ऐसे इश्यूज होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज होंगे। सिंपल है, यूनियन लिस्ट हो गया। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे आएंगे, कौन से मुद्दे, जो स्टेट गवर्नमेंट जिन पे लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कौन से मुद्दों पे लॉ बनाएंगी, जैसे ट्रेड हो गया, जैसे आप क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिसिंग हो गया, सबकी अपनी अपनी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है। तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे सब्जेक्ट्स, वो इश्यूज, वो सब्जेक्ट मतलब वो मैटर, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स ओवर विच द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉज विल फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, देखो, तो वो मुद्दे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। लड़ लिए तो सर, अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा, उसको मान्य माना जाएगा, उसको इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो वो इश्यूज क्या कहलाएंगे, वो इश्यूज कॉन्करेंट लिस्ट के इश्यूज कहलाएंगे, ठीक है, वो इश्यूज कॉन्करेंट लिस्ट के इश्यूज कहलाएंगे। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बाद में कॉन्करेंट लिस्ट तीसरा, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे इश्यूज आएंगे, वो सारे मुद्दे आएंगे जिन पे लॉ बनाने का काम किसका होता है, जिन पे लॉ बनाने का काम होता है दोनों गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो यूनियन लिस्ट हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जिन पे लॉ बनाएगी वो स्टेट लिस्ट हो जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जिन मुद्दों पे लॉ बना सकते हैं तो वो कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक सवाल आपके मन में, सर एक सवाल है, क्या, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स व्हिच इमर्ज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ऐसा भी तो होगा ना कि संविधान बना था आज से 50 साल पहले, 70-80 साल हो गए शायद, कितने हो गए, तो अब अगर आप देखोगे 75 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी तो कुछ इश्यूज आए, जैसे इंटरनेट तब था ही नहीं, अब आ गया, तो ऐसे मुद्दे पे लॉ कौन बनाएगा। तो इसीलिए रेसिडरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है इन सारे इश्यूज को। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे मैटर्स रेसिडरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, विच इमर्ज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जैसे इंटरनेट, और इन पे लॉ बनाने की पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास में। तो दूसरा फीचर जो था हमारा कि हर टियर ऑफ गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो देखो क्या ये फीचर इंडिया में प्रेजेंट है, जी हाँ, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से क्या बनाती है, लॉ बनाती है, ठीक है। तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से लॉ बनाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। मतलब तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स आएंगे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स आएंगे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स आएंगे जो कॉमन हो गए, जैसे ट्रेड, यूनियन की बात, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे सारे मुद्दे, और वो इश्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इमर्ज हुए हैं वो रेसिडरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, उन पे लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। सिंपल है, सही है। अब आते हैं क्या कि जुरिस्डिक्शन हो गए क्लियर, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। तो हाँ, इंडिया में सारे जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन। तो यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री।
अब होता क्या ना, दो तरह के फेडरेशन होते हैं, मैं पहले वो समझा देता हूं आपको। एक होता है, ठीक है, मतलब ये जुडिशरी का काम होता है ना, कि जुडिशरी क्या है, फेडरलिज्म में अगर लड़ाई हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, तुमको छुड़ाती है, ठीक। अब अगर हम देखें तो दो तरह के फेडरल कंट्रीज होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक एग्जांपल दूंगा, एक तरह से सीधा समझ में आ जाएगा तुम्हें। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब नेक्स्ट टॉपर्स। कैसे कि दिगराज सिंह राजपूत वाज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है, प्रशांत किराड़ा वाज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और शोभित निर्वाण वाज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है। हम तीनों एक साथ आए तो वी केम टुगेदर और हमने एक फेडरेशन बनाया। वो फेडरेशन क्या बना? नेक्स्ट टॉपर्स। तो हम तीनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, हम तीनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज जो है ना, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज मिला के हमने एक और आइडेंटिटी बनाई जो कि हमारी कॉमन फेडरेशन है, वो है नेक्स्ट टॉपर्स। समझ गए? सिंपल समझे कि नहीं समझे? तो वही चीज है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश और कह लो राजस्थान और महाराष्ट्र, ये सब आएंगे और इनके आने से भारत अगर बन रहा है, इनके आने से अगर इंडिया बन रहा है, तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। तो कमिंग टुगेदर क्या होता है कि व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ लार्ज नेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ ज्वाइन होते हैं और एक साथ ज्वाइन होकर वो एक लार्ज नेशन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ ज्वाइन होकर एक लार्ज नेशन बनाते हैं, तो वो कहलाता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। ईच स्टेट रिटेन्स ऑटोनॉमी, और इसमें क्या होता है, हर स्टेट की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रही है, वो स्टेट भी है लेकिन वो मिलके एक नेशन भी है, ठीक है। तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। जैसे यूएसए में क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के स्टेट्स एक साथ यूनाइटेड हुए तो यूएसए बना। स्टेट्स की अपनी सिटीजनशिप है, कंट्री की अपनी सिटीजनशिप है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एग्जांपल है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एग्जांपल है किस चीज के? ये सब एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्लियर हुआ, ठीक है। और इसके बाद में आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है देखो, तो जब एक बड़ी कंट्री, मैंने लार्ज कंट्री इज डिवाइडिंग पावर बिटवीन स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है, एक बड़ी कंट्री क्या कर रही है, अपने छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड कर दे रही है। छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड कर दे रही है, मतलब कि जब एक बड़ी कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड कर रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इसका एग्जांपल अब मैंने तुम्हें दे दिया एक एग्जांपल नेक्स्ट टॉपर्स का, दूसरा तुम समझ लेना कि क्या है कि एक आदमी था, उस एक आदमी ने कंपनी शुरू कर दी और उसने क्या करा, फिर उसने जैसे आप देखोगे तो अलग अलग टीचर्स को क्या कर दिया, अलग अलग पावर दे दिया। तो कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, कंपनी थी वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसने लोगों को पावर दे दी। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है कि सेंट्रल अथॉरिटी है और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी पावर, उन्होंने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाएगा, ठीक है, जब एक लार्ज कंट्री इज डिवाइडिंग पावर बिटवीन स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है। तो एक लार्ज कंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसने क्या करा, अपनी पावर दूसरे लोगों को दे दी ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाएगा। स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंटर, और इस केस में क्या हो रहा है कि सेंटर है और जो स्टेट्स बनेंगे तो उसके अंडर में रहेंगे। यहाँ पे स्टेट्स के पास बराबर पावर नहीं है, किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर हो सकती है, किसी स्टेट के पास कम पावर हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एंड सेंटर टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। जो सेंट्रल कह सकते हैं अथॉरिटी रहेगी, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, इट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। फाइन, जैसे इंडिया जो है एक होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया वॉज ऑलरेडी देयर ब्रिटिश टाइम पीरियड से, और इंडिपेंडेंस के बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने स्टेट्स को पावर दी, जैसे किसी स्टेट को ज्यादा पावर दी, किसी स्टेट को कम दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास में कमान रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास में पावर रखी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास में पावर रखी। समझ में आ गया ना, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन दोनों। तो अब जैसे अगर आप देखोगे क्या कि जुरिडिक्शन होना चाहिए, भाई साहब है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये, तो ठीक है। अब क्या है, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, तो इंडिया क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स के पास एक्स्ट्रा पावर है, जैसे आर्टिकल 371 था, ठीक है, 371A भी जो है, आर्टिकल 370 पहले था जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि कश्मीर को स्पेशल पावर देने की जरूरत थी, तो उन्होंने स्पेशल पावर दी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि पावर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, उस तरह की फेडरलिज्म हम है।
तो हम क्या, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। यूनियन टेरिटरीज है हमारी कंट्री में, वो एरियाज जो इतने छोटे कि जिनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरे स्टेट में जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो तुम घीस के लाके अंडमान निकोबार को कहीं और थोड़ी ना जोड़ पाओगे, समझ गए? अंडमान निकोबार आइलैंड को तुम घीस के लाके कहीं और थोड़ी ना जोड़ पाओगे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इस कारण से हमने यूनियन टेरिटरी बनाई। और इन यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है? इन यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है? तो इन यूनियन टेरिटरी को गवर्न करने वाला एक तरह से अपना वो होता है, यूनियन टेरिटरी को गवर्न करने वाला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू पावरफुल। तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल ऐसे है। दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अगली चीज क्या है? प्रोसेस टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जो हमने देखा कि फंडामेंटल प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, लेकिन इन प्रोविजंस को यूनिलैटरली नहीं बदला जा सकता है, एक तरफा कोई भी नहीं बदल सकता है, ठीक है? तो फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बदल नहीं सकती है। जब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, तो क्या हमारे देश में ऐसा होता है? जी हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए आपको यह चीज ध्यान रखना होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास कर रही है जिससे स्टेट के इश्यूज अफेक्ट हो रहे हैं, तो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन, मतलब आधे से ज्यादा स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए रहेगा। फंडामेंटल प्रोविजंस आप यूनिलेटरली एक तरफा नहीं बदल सकते हो, हाफ या फिर मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए रहेगा। तो आप इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन नॉट चेंज यूनिलेटरली, ठीक है? आप एक तरफा नहीं बदल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फीचर मैच होते जा रहे हैं। फिर क्या है? अगला फीचर ये था कि कोई भी फेडरल कंट्री है तो वहां पे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कोर्ट होना चाहिए, सरकार होना चाहिए ना। कोई भी अगर क्या बोल सकते हैं कि वो है, तो वहां पे सरकार होना चाहिए डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। अब सरकार होना चाहिए डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, तो जैसे अगर आप देखोगे क्या कि हमारे देश में हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी का काम करता है, कि वो सबसे ऊपर है, ठीक है? फिर क्या है? स्टेट्स एंड गवर्नमेंट हैव पावर टू इंपोज टैक्सेस। अगला फीचर ये था कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो है हमारे यहाँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि वो कहाँ टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को पता है वो कहाँ टैक्स लगाएगी, और इस तरह से देश चलेगा। तो लेट अस रिकैप एवरीथिंग रिटन ओवर हियर कि फेडरलिज्म क्या है पता है हमें, उसका अपोजिट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डोमिनेट कर रही है। फिर उसी के साथ साथ आप देखोगे क्या कि फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्ली दिए गए। कैसे दिए गए फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट? तो उसमें बताया गया है कि ये सारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, कि आपके 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, उनके ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए, फंडामेंटल प्रोविजंस को आप बदल नहीं सकते हो, ब्ला 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 करके, ठीक है? तो सारे फीचर दिए गए। वो सारे फीचर क्या इंडिया में है किस तरह से वो देखा, तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। समझ रहे ना? व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री एक टॉपिक है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वो दूसरा टॉपिक है, जो भी समझेंगे हम। तो हम इंडिया थियोरेटिकली तो चेक चेक चेक, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है? 2 तरह के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, एंड इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर है? इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहां तक चीजें क्लियर है तो इस सवाल का जवाब दो, ठीक है? आई एम गिविंग यू पोल। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो इस सवाल का जवाब दो। बताओ, पोल दे रहा हूं मैं तुम्हें, पोल। कॉलम ए कॉलम बी दिया है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडेंरी लिस्ट दी है। अब आप बताओ इनमें से क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जोड़ी बनाना रहे। अच्छा पोल तो दे दूं मैं, अभी पोल तो दिया ही नहीं मैंने। रुको 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 रुको, क्रिएट पोल। पहले मेरे को एक बार आंसर देख लेने दो जरा, हाँ, तभी तो आंसर, सही आंसर सेलेक्ट कर पाऊंगा मैं। यूनियन लिस्ट का है, हाँ जी, रेडी? पोल इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये लो आंसर आ गया। पोल
फटाफट सेलेक्ट करो, 3 2 1 टाइम अप। देखो सिंपल चीज है, यूनियन लिस्ट में आएगा वो मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो 1 का बी होना चाहिए, 1 का बी में है तो बी ही होना चाहिए राइट आंसर। लेकिन अपन ने श्योर चेक कर लिया कि स्टेट लिस्ट जो है उसमें आता है पुलिस वाला मैटर, कंकरेंट लिस्ट में ट्रेड यूनियन, रेसिडेंट लिस्ट में आता है इंटरनेट, तो इस हिसाब से बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। वाह भाई, रिजल्ट देखा जाए, रिजल्ट लोड हो रहा है, जरा रुक जाओ, ठीक है। हाँ रिजल्ट लोड हो गए हैं, 73% बच्चे बी सेलेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें क्या लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूं मैं, रुको, ठीक है ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, क्या जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये क्वेश्चन है जो कब आया, 2024 में आया है। लेकिन अगर मैं आपको आगे भी जब चैप्टर खत्म होगा तो बताऊंगा कि यही टॉपिक पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं, इसी टॉपिक पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए। तो वो चीज दिमाग में बैठा लेना कि क्वेश्चंस में तुम्हें जो क्लास में दे रहा हूं ना बीच में, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस है कि टॉपिक तुम्हें बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे यहां मैं आपको बता दी कि एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री बन जाएगा, कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर पे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो एमसीक्यू दे रहा हूं, तो ये रिपीटेटिव टर्म्स में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, उस पे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, बी लगाया सही, बहुत सारे बच्चों ने बी लगाया। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। लीडर बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है? लीडर बोर्ड खुल नहीं पा रहा है बाबू मेरे, तुम्हारे इसमें खुल रहा है, देखो लीडर बोर्ड। मेरे इसमें लीडर बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है? दो मोबाइल चलाया करूंगा। नो लीडर बोर्ड फाउंड आ रहा है, हाँ लीडर बोर्ड नोट ओपनिंग। रुको मैं बता देता हूं, मैंने क्या बोला, एक हफ्ता लगेगा थोड़ा सा चीजें स्मूथ होने में। लीडर बोर्ड नॉट वर्किंग, ठीक है फिक्स कर रहे हैं इसको, फिर जैसे आएगा बता देंगे। चलो एक बच्चा बोल रहा पोल नहीं आया, भाई पोल तो आया, 73% बच्चों ने बी आंसर सेलेक्ट किया है, ऐसे तो ना करो यार दोस्त, ठीक है। अब अपन बढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म समझ में आ गया, फेडरलिज्म के फीचर्स, टाइप ऑफ फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ठीक है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्या? जी हाँ। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? तो हमने देखा कि वो सारे फीचर्स तो इंडिया में भी प्रेजेंट है, तो इंडिया भी एक फेडरल कंट्री हो गया, बल्ले बल्ले। अब बारी आती है किस चीज की? अब बारी आती है कि अगर वो सारे फीचर इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन आपने सर एक चीज बताई थी कि थ्योरी अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल चीज अलग होती है। तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री के बाद में आप देखना होगा कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, अगर इस चीज को समझा जाए तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। तो फेडरलिज्म को इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है कि हमने तीन, ठीक है, मतलब 3 स्टेप की अप्रोच अडॉप्ट करी, या फिर 3 अलग अलग डायमेंशंस पे हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा हमारी कंट्री में। पहला डायमेंशन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, मतलब कि देखो मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, तुम्हें टॉपिक की एसेंस समझ में आएगी। कि थ्योरी में तो मैंने मतलब पेपर पे मैंने ये लिख दिया, क्या पेपर में लिख दिया कि जस्टिस इक्वालिटी सबको होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूं कि अपने फेवरेट लोगों को आगे कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर इक्वालिटी तो नहीं हुई ना। तो अगर आपने थ्योरी में लिखा है कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, तो अब आप जब उसको प्रैक्टिस करने की बारी आएगी तो प्रैक्टिस आप ऐसे करोगे कि अगर मेरे वाले ने भी गलत किया है तो उसको भी क्या मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मेक यू डेमोक्रेटिक, कि आप जस्टिस, इक्वालिटी और इन सारी चीजों की बात कर रहे हो, एंड हाउ दिस कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड। तो उसको आप क्या बोलोगे कि एक एग्जांपल दोगे कि जब मेरे अपने व्यक्ति ने भी गलती करी तो भी उसको पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो थ्योरी में होना और प्रैक्टिस करना दो अलग अलग चीजें होती। तो इंडिया थ्योरेटिकली तो फेडरल कंट्री है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इंडिया फेडरल कंट्री होने के बावजूद भी क्या होता है, इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस जो किया गया तो इंडिया की कंडीशन के हिसाब से किया गया। तो सबसे पहली चीज थी कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पॉलिसी अडॉप्ट करी। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पॉलिसी बोले तो क्या होता है दोस्त? लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पॉलिसी मतलब कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए, ठीक है। तो
ठीक है सर, समझ में आ गया कि आपने लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाया, पंजाबी बोलने वाली जगह में पंजाब बना दिया, ठीक है, गुजराती बोलने वाली जगह में गुजरात बना दिया, मराठी बोलने वाली जगह में महाराष्ट्र बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज है लैंग्वेज पॉलिसी। तो ये दोनों अलग अलग है क्या? जी हाँ, अलग अलग है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हमने लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनाए, और लैंग्वेज पॉलिसी में कि जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना, उन अलग अलग भाषाओं में हमने क्या किया, किसी एक भाषा को ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, सारी भाषाओं को बराबर रखा गया है। तो वो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी रही कि कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, दोनों अलग है। और तीसरी चीज है सेंटर स्टेट रिलेशंस। जिस तरह से कंट्री के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस रहे ना, उससे कहीं ना कहीं कंट्री का फेडरलिज्म इन्फ्लुएंस हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कंट्री का फेडरलिज्म इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आ जाओ अब वो तीनों चीजें समझते हैं अपन, ठीक है, अब वो तीनों चीजें समझते हैं। तो शुरू करते हैं यहीं से। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पॉलिसी का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने स्टेट्स क्रिएट किए। स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कोई एक भाषा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक भाषा है तो सारी एक ही भाषा चलेगी, वो खैर लैंग्वेज पॉलिसी में आएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट में मतलब ये है कि हमने देखा कि यार अगर एक क्षेत्र में लोग क्या बोल रहे हैं, गुजराती भाषा बोल रही है, तो उस क्षेत्र को गुजरात बनाया जाए, ताकि सेम भाषा बोलने वाले लोगों को जब एक आइडेंटिटी दोगे ना, तो वही है कि आप रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर रहे हो, यू आर गिविंग देम पावर। चाहे आप गुजराती बोल रहे हो तो आपको एक गुजरात राज्य बना देते हैं आपका, लेकिन आप इंडिया का पार्ट हो, तो आपने कंट्री को यूनाइट भी कर लिया और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट भी कर दिया। वो डुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं यहां। जी हाँ, तो लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी मतलब क्या है कि हमने क्या किया, स्टेट्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट्स हमने बनाए, स्टेट्स वर, ठीक है, क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के हिसाब से हमने स्टेट्स बनाए, ठीक है, स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये पहली चीज हो गई, स्टेट्स को बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पर। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। आपने जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दिए तो एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में, जिससे क्या हुआ ना, जिससे आपको देखने को मिलता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा के आधार पर ही राज्य बनाए, हमने कल्चर के हिसाब से, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के हिसाब से भी, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसलिए अलग बनाए गए राज्य क्योंकि वो पहाड़ी राज्य हैं, तो उनको पहाड़ी राज्य के हिसाब से बनाया, ठीक है। अब देखो कल्चर के हिसाब से, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, जैसे मिजो ट्राइब्स रहते तो उनके लिए मिजोरम बनाया गया, ठीक है, नागा ट्राइब्स के लिए नागालैंड बनाया गया। कल्चर के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से भी स्टेट्स बनाए गए। तो लैंग्वेज जो हमारी स्टेट बनाने की पॉलिसी है ना, स्टेट बनाया जिससे प्रॉपर पावर शेयरिंग हो सके और लोग एलिनिएटेड, रूठा हुआ फील ना करें। तो लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी से क्या हुआ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ। शुरू में हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि आज स्टेट बना देंगे और कल स्टेट दूर भागने लगे और अलग होने की बात करने लगे। तो क्या हो रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो पॉलिसी रही उससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जब आपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ, और जो डर था कि हम विभाजित ना हो जाए, अलग ना हो जाए, तो वो डर भी, ऐसा नहीं कि उससे हम डिवाइड हो गए, उल्टा हमारी कंट्री में यूनिटी और स्ट्रेंथन हुई है कि आपने अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को उनकी आइडेंटिटी भी दी, एट द सेम टाइम उनको कंट्री के अंदर भी रखा है, तो यूनिटी भी है और रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट भी हो गई। समझ में आया लिंग्विस्टिक स्टेट का पॉलिसी। दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी अडॉप्ट करी। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मतलब क्या है कि हमने भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर हमने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमारी कंट्री में मेजोरिटी लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज आवर नेशनल लैंग्वेज, कौन बताएगा हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? चैट में बताओ जरा एक बार, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? बताइए। हैप्पी बर्थडे दक्ष। पोल का ग्लिच है, सुधर जाएगा यार, प्राण निकले जा रहे पोल के चक्कर में। नो लैंग्वेज, वेरी गुड, शाबाश। भविष्य यादव, ऐसा मारूंगा ना बेटा भूल जाओगे, हिंदी लिख रहे हो, हिंदी में वही तो समझा रहा हूं, यही गलती करते हो तुम। हिंदी बोलते हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत हिंदी बोलता है, ठीक है। हमने यही सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करी वाइल प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है यार? फेडरलिज्म ये कि सेंटर और स्टेट के बीच में बनी रहे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी हार्टलैंड की है, दिल्ली वाला क्षेत्र है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि आप सबके ऊपर हिंदी थोप दोगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि हाँ, नेशनल लेवल पे हिंदी ज्यादा बोली जा रही है, तो इसका मतलब नहीं कि सबके ऊपर हिंदी थोपी जाए। आप जो रीजनल लेवल है, जैसे साउथ इंडिया में चले जाओगे तो केरला में मतलब अलग अलग भाषा, मलयालम है, कहीं कन्नड़ है, कहीं तेलुगु है,
तो कहीं तमिल है, तो इन भाषाओं का भी आदर करते हुए हमने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाई। इनफैक्ट हमने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी कि हमने कोई भी नेशनल को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला, उल्टा हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वाज शोन टू अकोमोडेट डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, सारे ग्रुप उस कंट्री का हिस्सा अपने आप को महसूस करें, इसके लिए हमने क्या करा, एक बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करी कि ऑल दी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप शुड फील द पार्ट ऑफ कंट्री। इसके लिए कोई भी एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज या वैसा नहीं होगा, अलग अलग लैंग्वेजेस को अकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है, नो नेशनल लैंग्वेज वाज सिलेक्टेड। ठीक है, इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को हमने और हिंदी को हमने, दो भाषाओं को अपन ने क्या माना, ऑफिशियल लैंग्वेज माना कि इन भाषाओं में काम चलेगा। इंग्लिश क्यों मान ली सर, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, ये कहावत वहीं से निकल के आई है बेटा। क्या कि इंग्लिश को हमने शुरुआत के कुछ सालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज रखा था क्योंकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोगों को प्रॉब्लम जाती, लेकिन उसके बाद में क्या है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स चाह रहे थे कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए, तो इसीलिए ऑफिशियल काम हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों ही भाषाओं में होते हैं, ऑफिशियल वर्क जो होते हैं। तो ऑफिशियल वर्क्स आर डन इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। और उस सेंस में आप देखोगे तो उस सेंस में आपको समझ में आएगा क्या कि हिंदी अलॉन्ग विथ इंग्लिश वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, 21 और भाषाएं हैं। ठीक है, 21 और भाषाएं हैं जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस मानते हैं। तो हिंदी के अलावा, ठीक है, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल पर्पस के लिए, अगर मान लो कोई आप एग्जाम दे रहे हैं सेंट्रल लेवल का, तो आपके पास 22 भाषाओं का 22 लैंग्वेजेस का क्या है आपके पास ऑप्शन है, जिससे आप किसी भी एक भाषा को किसी के ऊपर इंपोज नहीं कर रहे हो। ये लैंग्वेज पॉलिसी है हमारी। आप देखते हो कि गवर्नमेंट क्या अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम्स भी करती है, कभी हिंदी उत्सव बनाती है तो कभी उर्दू उत्सव बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के ऊपर थोप रही है वो भाषा, वो बस इसलिए कि उन भाषाओं को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल है। तो ये हो गया कि दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, कि कोई भी स्टेट जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने बनाया तो वो बुरा ना फील करे, इसके लिए हमने लैंग्वेज पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल अडॉप्ट करी है। तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो क्वेश्चन सीधा बनता है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो आप तीनों चीज लिखोगे। क्वेश्चन डीप डाउन भी आता है कि द पॉलिसी ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हेल्प्ड इंडिया टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ, तो आप वो वैसा भी लिखोगे। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन आ जाओ, तो ऐसी इंडिविजुअल टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, सिंपल चीज है, आप समझ लो ऐसे, बिफोर एंड आफ्टर 1990s। ठीक है, 1990s के पहले सेंटर और स्टेट के रिलेशन ऐसे थे, टू टू टू, ठीक है, एक दूसरे पे मारने काटने पे उतरे हुए थे। और 1990s के बाद में सेंटर और स्टेट रिलेशन लबी डबी थे। ठीक है, ठीक है, वाली फीलिंग थी इनके बीच में। तो 1990s के पहले और बाद में ऐसा क्या हो गया सर कि पहले सेंटर और स्टेट लड़ते थे, फिर बाद में सेंटर और स्टेट के रिलेशन सुधर गए, क्योंकि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको वो मैं बताता हूं। देखो बिफोर 1990s क्या था सिस्टम, बिफोर 1990s क्या चलता था ना, बिफोर 1990s एक पार्टी होती थी नेशनल लेवल पे और उसी पार्टी का वर्चस्व होता था। 1990 के पहले एक पार्टी, जैसे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस का डोमिनेंस था, सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, किसी और दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने अकेले ही जैसे 545 सीट्स होती है ना, तो 545 सीट्स में से सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की जो होती थी तो उसकी अकेले की 300 सीट है। ठीक है, तो अब क्या उसके पास क्लियर कट मेजोरिटी है। ठीक है, सरप्लस मेजोरिटी, उसको किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी पार्टी को बोलती है हट। रीजनल पार्टीज जो थी, रीजनल पार्टीज को वो अपने धड़े ही नहीं लगाती थी 1990s के पहले तक। रीजनल पार्टीज को जब कोई अपने बाजू में नहीं बैठा रहा है, और वो रीजनल पार्टीज कौन होती है, वो रीजनल पार्टी छोटी छोटी स्टेट पार्टीज होती है। जैसे आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में अलग स्टेट पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी वगैरह है, वेस्ट बंगाल में अलग स्टेट पार्टी है, साउथ इंडिया की स्टेट पार्टी अलग है। तो अगर मान लो स्टेट लेवल पे साउथ इंडिया की कोई पार्टी जीत भी गई, तो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती थी वो अपने ईगो में रहती थी कि मेरी तो अकेली खुद की सरकार है नेशनल लेवल पे, ये स्टेट गवर्नमेंट को बताती हूँ रुको। तो सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी बनती नहीं थी। लेकिन वही चीज अगर आप देखोगे कब, 1990s के बाद सेंट्रल लेवल पे एक अकेली पार्टी की सरकार बनती ही नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोलिजन गवर्नमेंट बनने का एरा चालू हो गया 1990s के बाद में। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है कि आफ्टर 1990s दिस लेड टू, मतलब आफ्टर 1990s देयर वाज द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। आगे मैंने कोलिजन गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी है क्या, कि व्हेन अ सिंगल पार्टी फेल्स टू सिक्योर मेजोरिटी, अगर सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए तो एक अकेली पार्टी के पास 272 होती नहीं थी। माना कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 200 सीट ही आती थी,
तो अब ये 72 सीट और ऐड करने के लिए कांग्रेस को किसी का सपोर्ट लेना पड़ता था। अब सपोर्ट किसका लेंगे, तो जैसे कांग्रेस ने मान लो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लिया है, तो समाजवादी पार्टी का तो भैया उत्तर प्रदेश में दबदबा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दोनों को अपने बीच में भी अच्छे रिलेशन रखना होंगे। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक सेंट्रल पार्टी एक स्टेट पार्टी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन है, इसका मतलब फेडरलिज्म बहुत अच्छा है। समझ में आया? तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, तो बिफोर 1990s दी फेडरलिज्म वाज वेरी स्ट्रेन्ड, बहुत उसमें क्या था, तनाव था। लेकिन 1990s के बाद में कोलिजन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ, ठीक है, तो कोलिजन गवर्नमेंट्स आफ्टर 1990s लेड टू इंक्रीज्ड रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स, ठीक है। तो जब कोलिजन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ तो रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी स्टेट्स की बढ़ी, मतलब फेडरलिज्म का पॉजिटिव सेंस में ग्रोथ हुआ, ठीक है। दिस स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, सिंपल है। दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब मुझे बताओ तुम कि तीनों टॉपिक समझ में आए या नहीं, तीनों टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म बताओ गाइस, क्लियर है? तीनों टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म पानी पिला दो थोड़ा सा कुनकुना, चलो ठीक है। यस आ गया भाई साहब, बहुत सारा है ना, एक बार रिकॉल कर लें। चलो, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, कि हाँ इस कारण से इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकलिटी है कि हमने देखा कि भैया हमारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी और इन सारी चीजों को समझते हुए हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना पड़ेंगे, तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए, ठीक है। हमने लैंग्वेज पॉलिसी ये देखी कि भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा है, हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो हमने लैंग्वेज पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल अडॉप्ट करी, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे होना चाहिए, तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस थोड़े क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। लेकिन वो 1990s के पहले अलग थे, 1990s के बाद अलग है। कोलिजन गवर्नमेंट का एरा चालू हुआ तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ, सिंपल। क्लियर है ना? शाबाश। शाबाश, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन फेडरेशन। हमने लैंग्वेज पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी, बताना। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिसाइड, ठीक है, हिंदी देयर वर 20 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश कैन बी यूज्ड along with हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं एक बार और, आ जाओ। राइट ऑप्शन चूज करना है। ये आया है 2020 का क्वेश्चन, तो ये तीनों टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आए हैं, ठीक है। तीनों टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बार बार आए हैं, इसीलिए याद कर रहे हो क्या तुम लोग मुझे बहुत जोर से? इसकी क्यों चल रही है? डी फॉर दिगराज पे ताला लगा दिया जाए? आज चीटिंग कर रहे हो। स्टूडियो टूर, कल स्टूडियो टूर करवाया तो सही। पोल एक्सपायर्ड क्यों आता है? क्योंकि तुम जब पोल दिया है तो पोल के बाजू में क्लिक करो ना, अभी चल रहा है, अब जैसे खत्म हो गया, टाइम अप हो गया, तो टाइम अप होने के बाद तो एक्सपायर्ड ही होगा ना वो बाबू। जल्दी जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही। लो भाई साहब, 64% बच्चों ने, मात्र 64% बच्चों ने, ठीक है, तुम्हारा नंबर घट गया। 64% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। बढ़िया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब आते हैं अपन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाले टॉपिक पे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया मतलब कि लास्ट टॉपिक। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि जब आप पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को देते हो, सिंपल है ना। जब आप पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, पोल नहीं आया, चलो पोल को आज फिक्स कर रहे हैं, आज शायद कुछ इशू है पोल में, तो
हमारी टीम जो है तो फिगर आउट कर रही है। आई एम ठीक है, लीडर बोर्ड भी नहीं खुल रहा है ना इसका, नहीं इसका लीडर बोर्ड खुल गया दोस्त, इसका लीडर बोर्ड खुल गया, इस पोल का लीडर बोर्ड खुल गया, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास पोल ही नहीं आया लीडर बोर्ड का, क्या करें। ध्रुव मिश्रा, ठीक है, निसर्गा होगा तुम्हारा नाम, नो लगा दिया, ठीक है। ध्रुव मिश्रा, निसर्गा, तुषार, डीएसआर, टीम डीएसआर, ठीक है। तो प्रभनूर कौर, अभयजीत, अनन्या जैन, श्रेयस, आदित्य खन्ना, वाह भाई शाबाश, ठीक है। तो दीज पीपल आर ऑन लीडर बोर्ड, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया अगर देखें अपन तो अगला लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले ये पावर शेयर करने को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं आप, कि व्हेन द पावर इज शेयर्ड, मतलब सिंपल एक डेफिनेशन, व्हेन द पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी जरूरत क्या है, क्यों लेना है पावर और क्यों देना है किसी को, एक और लोकल गवर्नमेंट क्यों बना रहे हो, गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट बना रहे हो, उसके पीछे का कारण समझना बाबू। क्या होता है ना, देयर आर सम इश्यूज व्हिच कैन बी बेटर टैकल्ड एट लोकल लेवल। तुम एक गांव में भैया बजट अलोकेट किया, गांव में बोल दिया कि 2 लाख रुपए ग्राम पंचायत को मिला है, और वो 2 लाख रुपए का क्या करना है अगर ये मोदी जी तय करेंगे तो कितने गांव है देश में, ठीक है। तो हायर अथॉरिटीज कैन नॉट कम एट लोकल लेवल, तो आपको लोकल लेवल पे भी कुछ हायर अथॉरिटीज बनाना पड़ेंगी, लोकल लेवल के हायर अथॉरिटीज, ठीक है, जो वहां पे लोकल लेवल के लिए डिसीजन ले। नीड समझा रहा हूं मैं, तो पहली चीज तो ये आई। दूसरी चीज आप ये समझो क्या, कि क्या डिसीजन लेना है, दिस कैन बी बेस्ट नोन बाय द लोकल पीपल ओनली, कि उस गांव में हैंडपंप बनना है कि रोड बनना है कि स्कूल बनना है, वो लोकल लेवल के जो लोग हैं उनको ही बेहतर पता होगा ना, उन लोगों को ही बेहतर पता होगा। तो वही चीज है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत यह है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है, वो लोकल लेवल पे डिसीजन लोगे तभी हो पाएगा। लोकल पीपल नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, ठीक है, दे कैन टेक द स्विफ्ट डिसीजन। और लोग अपने स्तर पर अपने, लोग मोदी जी को जाके नहीं पकड़ सकते हैं कि मोदी जी मेरे गांव में हैंडपंप क्यों नहीं लगा, लेकिन वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को जब वो चौराहे पे बैठेंगे, ठीक है, तो वो पकड़ सकते हैं कि यार सरपंच बीड़ी फूक रहा है यहाँ पे, और हमारा जो पंचायत में पैसा आए उस पैसे से रोड का काम कब होगा, तो दे कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा है काम, ऐसा समझ में आया, वो चीज है। अब देखो ये डिसेंट्रलाइजेशन की नीड समझ में आई है। तो क्या हमारी कंट्री में पहले पावर नहीं थी लोकल गवर्नमेंट को, थी, लेकिन पहले पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड नहीं थी, और इसीलिए 1992 में हमारी सरकारों ने कुछ मतलब हमारी सरकार ने कदम, हमारे देश की सरकार ने कदम उठाए और 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके क्या किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड करे। ताला बंद है, चालू है, क्या है सिस्टम, चैट चल रही है, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड किए, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड किए, जैसे समझना 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा बनता है यहां से कि व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेप्स, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन 1992 में क्या स्टेप्स लिए गए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड किए गए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ऐड किए गए। इसको 4-5 तरीके से सवाल बना के पूछा जाता है कि 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथन कैसे हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए थे जिससे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो अब आपको उसके पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज तो क्या की गई कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि इलेक्शंस करवाना है, मतलब करवाना है, ठीक है। रेगुलर इलेक्शन हर 5 साल में होंगे लोकल बॉडी के लिए। पहले क्या होता था, इलेक्शन हो गए फिर 10 साल बाद हो रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज तो ये करा कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया कि इलेक्शंस रेगुलर तरीके से हो। दूसरी चीज क्या है, सीट्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए सीट रिजर्व कर दी कि जो जैसे अगर आप देख रहे हैं क्या कि हमारी कंट्री में कुछ ग्रुप्स जो है पीछे रह गए, तो वो पीछे जो रह गए ग्रुप्स उनको आगे लाने के लिए उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए सीट रिजर्व की गई लोकल लेवल पे, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पे भी है। अगली इंटरेस्टिंग चीज क्या की गई कि विमेन को लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दिलाने के लिए 1/3 सीट्स, मतलब कि टोटल उस स्टेट के अंदर, जैसे अगर आप देख रहे हो क्या है कि जितने भी लोकल लेवल के इलेक्शन होंगे जितनी भी सीट्स पे, ठीक है, तो उन सीट्स में से 1/3 सीट विमेन को मिलना चाहिए ताकि विमेन डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आए, ठीक है। तो 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर विमेन, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व की गई, विमेन के लिए सीट रिजर्व की गई। अब भैया कंट्री में इलेक्शन करवाने के लिए तो इलेक्शन कमीशन था, लेकिन हर एक स्टेट के अंदर जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होंगे उन स्टेट में इलेक्शन कौन करवाएगा, तो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन
एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश किया गया। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है मतलब वो स्टेट लेवल के इलेक्शन करवाएगा, नहीं, स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। उस स्टेट के अंदर वहां की जो लोकल लेवल के इलेक्शन करवाना है, उस चीज को कंडक्ट करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश किया गया। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि वही वाली बात है कि बिना रेवेन्यू के कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता है, तो ये मैंडेटरी कर दिया कि पावर और रेवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। सो दीज वर दी स्टेप्स टेकन इन 1992। ये स्टेप्स ली गई थी 1992 में टू स्ट्रेंथन दी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथन करने के लिए। अब अगली चीज क्या कि ये डिसेंट्रलाइज, ये पांचों पॉइंट ध्यान रखोगे ना, तो इस हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है कंट्री में कि पहले भी थी पावर शेयरिंग, उसकी जरूरत भी थी, लेकिन उसको कंक्रीट तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ऐसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हो गया। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की कहानी आती है, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की कहानी आती है। तो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो कहानी आ रही है, इसमें आपको एक चीज समझना होगी कि है क्या दोनों चीज। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ली, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को जब पावर दी, तो लोकल गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है कि सारा जो गांव है, सारे गांव के लिए एक स्ट्रक्चर बना रूरल लोकल गवर्नमेंट का, और सारे जो शहर है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहर जो होंगे ना, 1 शहर 2 शहर 3 शहर, यहां पे जो सरकारें बनेगी उन्हें अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहा गया। सिंपल। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, आजा डायग्राम, आ गया डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं तुम्हें कि अगर एक गांव है तो उस गांव के अंदर जितने भी वोटर्स रहेंगे वो वोट देंगे, और वो गांव के वोटर्स वोट देंगे, ठीक है। तो सारे जो गांव के वोटर्स रहते हैं, अडल्ट सिटीजन्स, वो ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं, और वो वोट देके ग्राम पंचायत के पंच सरपंच को चूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक गांव है और गांव से डेमोक्रेसी आपको स्टार्ट करना है, तो वैसे ही होगी कि उस गांव के जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं, वो सारे वोटर्स वोट देके क्या चुनते हैं, अपने गांव की ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ऐसे ही 1 2 3 4 5 कुछ 1 2 3 या फिर कुछ ग्राम पंचायतें मिलके, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक गांव होगा, उस गांव की ग्राम पंचायत होगी, कुछ ग्राम पंचायतें मिलके फिर क्या करेंगी, पंचायत समिति बनाएंगी, ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति होंगी वो मिलके जिला परिषद बनाएंगी। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में एकदम गांव से, विलेज लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोकल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर बनता है, जहां पे विलेज में लोग वोट देके अपने ग्राम पंचायत के पंच सरपंच को चूज करते हैं, ठीक है, वो ग्राम पंचायत बनती है। और ये ग्राम पंचायत ही, जब कुछ ग्राम पंचायतें मिला दोगे तो पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल बनता है। कुछ ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल बनता है। और कुछ मतलब उस जिले के अंदर की जितनी भी ये ग्राम पंचायतें या फिर ग्राम समिति, पंचायत समिति या फिर मंडल या फिर ब्लॉक होता है, उन पंचायत समितियों को मिला के आप क्या बना देते हो, जिला परिषद बना देते हो। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी रहती है उन्हें जिला परिषद कहेंगे, ठीक है। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, विजुअलाइज कर पाओगे कि कैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द विलेज लेवल एंड गोस अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब अगर इसी चीज को यहां देखें तो रूरल लोकल बॉडीज की बात करें तो ईच विलेज हैज अ ग्राम पंचायत, ठीक है, हर विलेज की एक ग्राम पंचायत होती है जिसका हेड सरपंच होता है। और जब सेवरल पंचायतों को मिलाते हैं तो पंचायत समिति बनती है, जिसी को हम ब्लॉक भी कहते हैं या फिर मंडल लेवल भी कहते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल पंचायत होती ना, उन सबको मिला दोगे तो जिला परिषद बनता है। वोटर्स जो होते हैं, तो गांव के ग्राम पंचायत में जितने वोटर्स रहते हैं, उन वोटर्स की बॉडी को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। और ये ग्राम सभा की मीटिंग होती है ताकि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे सरपंच वगैरह को, अकाउंटेबल होल्ड कर सके, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रूरल लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर गोज अप, ठीक है। तो ये ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ ऑल अडल्ट वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत हु सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो वोटर्स हैं उनकी बॉडी को ग्राम सभा कहा जाता है। मतलब ग्राम सभा क्या है, लोगों के ग्रुप है, और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मतलब जो इलेक्टेड लीडर्स है उनको अकाउंटेबल होल्ड करती है। अच्छा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसे मंडल कह लो या ब्लॉक कह लो, इसके बाद में जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड होता है ना, उसे जिला परिषद चेयरपर्सन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन बन के आते हैं, जिला परिषद हेड कहा जाता है उसे। फाइन। अब यही रूरल लोकल गवर्नमेंट के बाद अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को समझना है आपको, तो अर्बन बॉडीज के लिए क्या होगा, अर्बन बॉडीज के लिए रहेगा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है,
जो बहुत बड़े शहर होते हैं, जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये बड़े शहरों के लिए क्या रहता है, बड़े शहर का जो हेड होता है, ठीक है, वो इनको शहर के लोग वोट देते हैं, शहर के लोग वोट देके क्या करते हैं, मेयर चूज करते हैं। तो बड़े बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं जिनका हेड होता है मेयर, और वही हो गया, देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनका हेड मेयर होता है इन बिग सिटीज, मैंने पूरे कीवर्ड लिख दिए हैं। और म्युनिसिपैलिटीज होती है कहां पे, टाउन्स में, जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे नगर निगम होते हैं बड़े बड़े शहर के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और नगर पंचायतें होती है छोटे शहर के, मतलब टाउन्स के। इनका म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। म्युनिसिपल चेयरपर्सन को लोग चूज करते हैं, ठीक है, कहां पे, स्मॉल टाउन्स में। तो रूरल लोकल बॉडी को अगर हम समझे तो रूरल लोकल बॉडी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं और म्युनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर, म्युनिसिपैलिटीज के हेड होते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। दिस इज हाउ दी थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ दी थिंग्स वर्क। क्लियर हुआ? अब अगली चीज क्या है कि ये था भैया हमारा पूरा का पूरा रूरल लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या स्टेप लिए गए, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं अभी। क्या है चैलेंजेस? जैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करें ना कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चल पाए, इसमें क्या है, इसमें एक अचीवमेंट तो मिला है हमें। अचीवमेंट ये मिला कि आज 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 36 लाख देश की जनसंख्या नहीं बता रहा हूं, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि हम एकदम ग्राउंड लेवल तक चले गए, पंच सरपंच इस तरह से, ठीक है। और जिससे हमारी डेमोक्रेसी जो है कंट्री के अंदर मजबूत हुई है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। लेकिन चैलेंज उसके बावजूद भी ये है क्या कि आज भी आपको क्या देखने को मिलता है कि ग्राम सभा वगैरह की जो मीटिंग है वो बराबर नहीं होती। एक बार लीडर इलेक्ट हो गए तो किसी को जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और इन लोकल गवर्नमेंट्स को क्या सिग्निफिकेंट पावर भी शेयर नहीं हुई है। अगर विमेन बनी भी है तो आपके गांव में आपने देखा होगा कि अगर किसी विमेन को इलेक्ट कर लिया गया है सरपंच की तरह, तो सरपंच पति का कंसेप्ट है, ग्राम फुलेरा, ठीक है, देखा तुमने? तो जो ग्राम फुलेरा में आपको क्या देखने को मिलता है कि वो जो सचिव जी नहीं, ग्राम फुलेरा में नाम बताओ, एक तो कैरेक्टर भूल जाता हूं मैं, ठीक है। तो ग्राम फुलेरा जो पंचायत में आपने देखा होगा ना कि वो मैडम जो थी सरपंच मैडम, लेकिन सरपंच मैडम के हस्बैंड जो थे तो वो ज्यादा डिसीजन लेते थे, समझ गए? सरपंच मैडम के हस्बैंड जो थे वो ज्यादा डिसीजन लेते थे, ठीक है। बस क्या बोलते हैं, इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? रिंकी की मम्मी, हाँ बेटा, श्रेया जिनने ब्रह्मास्त्र के लिए पे किया है ना, तुम तक ब्रह्मास्त्र पहुंचेगा। अब ये है कि वो डिले हो रहा है क्योंकि हमने पहले ही बोला था अगर आप जितना लेट लोगे उतना लेट आपको मिलेगा ना, वो तो ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है जिन बच्चों ने पे किया, यार तुम्हारे पैसे लेके कहां जाएंगे हम, ये बताओ, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र यू विल गेट इट। अब देखो ये हो गया है पूरा स्ट्रक्चर भी। कीवर्ड्स इस चैप्टर के जैसे फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट, जो कीवर्ड, कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडरी पावर, शेड्यूल लैंग्वेज क्या होती है, लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, फाइन। तो वो सारे एक एक कीवर्ड जो है, सारे कीवर्ड इंक्लूडेड है। अब इस चैप्टर के जो ऐसे बोलते ना नॉन नेगोशिएबल क्वेश्चंस की जो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, मस्ट नो क्वेश्चंस में, एक तो फेडरलिज्म और फेडरलिज्म के फीचर ये रहे, दूसरी चीज कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन के डिफरेंस वो पता होना चाहिए, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो सारे पॉइंट्स फीचर्स को रिपीट कर दिया। डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसका आंसर। फेडरलिज्म इंडिया में कैसे सक्सीड हुआ, मतलब हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो वो तीनों पॉलिसी, इन तीनों पॉलिसी में अकेले अकेले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, देखना भी आपको दिखाऊंगा आगे, अकेले अकेले क्वेश्चन भी बन जाते हैं वो भी, ठीक है। फिर 1992 में क्या चेंजेस किए गए रूरल लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको याद करना ही है बेयर मिनिमम, वो मैंने सारे क्वेश्चन विद आंसर दे दिए। और प्रैक्टिस के लिए आपके ये सारे क्वेश्चन 2019 में जितने क्वेश्चन आए, 2020 में जितने क्वेश्चन आए, 2020 में जितने क्वेश्चन आए, 2021 में जितने क्वेश्चन आए, 21-22 के सारे क्वेश्चन, 23 के सारे क्वेश्चन, 24 के सारे क्वेश्चन, और ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो आज तक इस चैप्टर से आए हैं वो सारे डाल दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको क्या, अरे आ जाओ, ठीक है, देखो रेड कर रहा हूं मेरी क्लास में हुई रेड, क्लास में हुई रेड, नहीं कुछ नहीं, बस पढ़ा रहा चैप्टर, हाँ खत्म, चैप्टर खत्म कर दिया, टाइमिंग यार क्या साल बजे हमारा ओरिएंटेशन सेशन है क्लास 11 के लिए, और इन्होंने मुझे एकदम से डरा दिया, उनका फोन आया भी तो वो आवाज नहीं आई, मैं समझ गया था कि हम लोग चलना है, चलना नहीं, नीचे आ गए,
अच्छा यहीं से कर रहे हो नहीं नहीं वहीं से करेंगे, शोबित वहीं है, मैं तो आया हूँ क्योंकि टीचर वो सब है। टीचर अभी नहीं बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा हाँ, ओके हाँ ठीक है। चलो भाई। तो फिर तो खत्म ही हो गया ना। हाँ तो इसके लिए साइन ऑफ करेंगे आज हम साथ में, आओ ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका देखो यस एसएसटी की क्लास साइन ऑफ करूंगा आज मैं। आज एसएसटी की क्लास दोस्तों। पेपर लीक देखो कैसे होता है। पेपर लीक कैसे, ओह आप देखता हूँ ये बच्चों को मैं, ये क्या, अरे 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 ये 2019 से लगा के अरे अरे 19 20 ये सब पढ़ लिया तो पेपर में जो आना है वो तो बन ही जाएगा। यार भाई ऐसे हो रहा है पेपर लीक, ये है स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी ऐसे। साइंस का भी करेंगे। ठीक है। तो समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। नोट्स इसके मिल जाएंगे आपको ऐप पे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के भी मिल जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो और अपने बड़े भैया दीदी बोल देना कि ओरिएंटेशन में आ जाएं। 11th क्लास का ओरिएंटेशन अभी 7 बजे। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। बाय।